जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित सभी एग्जाम्पलर एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोगों ने पीछे के सेशन में ऑप्टिक्स चैप्टर्स के संबंधित जो भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन था उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर से संबंधित जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आप सबों का मोस्ट अवेटेड बैच योगदान बैच जो कि आपके परिवार के डिजिटल सेटअप के लिए है, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है आज से ही। तो अगर आप भी अपने इस परिवार के डिजिटल सेटअप में भागी बनना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। और ध्यान में रखिएगा कि इस योगदान बैच की जो फ़ी है वो योगदान राशि के रूप में मात्र 151 रुपये है और ये बैच आपको हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको योगदान बैच से संबंधित किसी भी तरह का आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा अमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। अमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा, पहला ऑप्शन है डायग्राम 1 में अधिकतम होगी, दूसरा ऑप्शन है डायग्राम 2 में अधिकतम होगी, तीसरा ऑप्शन है डायग्राम 3 में अधिकतम होगी और चौथा ऑप्शन है सभी प्रकरणों में समान होगी। मेरे मित्र यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिया हुआ है, आप सभी देख पा रहे होंगे और आपको बताना है कि इस तीनों डायग्राम में धारा का मान क्या है, तीनों में अधिकतम है या फिर तीनों में समान है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया गया है इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसी को हम लोग परिपथ बोलते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सर्किट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग विद्युत परिपथ भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी परिपथ क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, इसमें पथ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। तो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए जो एक बंद मार्ग होता है जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, यही क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि परिपथ क्या होता है या विद्युत परिपथ क्या होता है तो आप सभी कहेंगे आसान शब्दों में कि विद्युत धारा के सतत यानी कि लगातार प्रवाह के लिए एक मार्ग होता है। सवाल ये है कि गुरुजी परिपथ के प्रकार भी होंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परिपथ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओपन सर्किट, एक क्या होता है आपका ओपन सर्किट और दूसरा क्या होता है आपका क्लोज्ड सर्किट। दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट। ध्यान में रखेंगे, ओपन सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहेंगे ओपन का मतलब खुला हुआ, सर्किट का मतलब परिपथ हुआ, यानी कि वैसा परिपथ, वैसा सर्किट जो क्या हो तो किसी न किसी बिंदु पर खुला हुआ हो, यानी कि पूरा वो बंद न हो। और साथ ही ध्यान देंगे कि दूसरा होता है आपका क्लोज सर्किट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बंद परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद परिपथ। जैसे कि आप सभी इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे मेरे मित्र, जितने भी आपका डायग्राम यहाँ पे है उसमें कहीं पे भी कटिंग नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? आपका बंद परिपथ है। आप सबों को ध्यान में ये रखना होगा कि खुला परिपथ से, ओपन सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है। खुला सर्किट से यानी कि ओपन परिपथ से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं बंद परिपथ की तो बंद परिपथ से क्या होता है? तो गुरुजी इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका प्रवाह होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो हमने समझ लिया कि परिपथ जो है वो विद्युत धारा के सतत प्रवाह यानी कि लगातार प्रवाह के लिए एक बंद रास्ता होता है या एक बंद मार्ग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुला परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि बंद परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग डायग्राम अलग अलग इस तरह से लगा हुआ है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल या फिर बैटरी का सिंबल, एमीटर का सिंबल, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे
कि किसी भी परिपथ में जितने भी अलग अलग तरह के डिवाइस लगे होते हैं, चाहे वो आपका रेजिस्टेंस हो, बैटरी हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, स्विच हो, दैट्स ऑल आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। यानी कि इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ का अवयव बोलते हैं। या हम लोग ये कहते हैं कि सर जो हमारे परिपथ में, सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, बैटरी लगा हुआ रहता है, या सेल कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो बैटरी होता है वो सेलों का समूहन होता है। तो अगर कहीं पे आपको इस तरह का डायग्राम मिल रहा है तो ये क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे सर ये सेल होगा। और ध्यान में रखेंगे कि सेल में जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला जो लकीर है ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है छोटा वाला ये निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल को बताता है। तो जहाँ पे आपको सिर्फ इस तरह का सिंगल डायग्राम दिखेगा तो ये आपका सेल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा सेल अगर दिखेगा तो आप कहेंगे वो बैटरी है। तो सेलों के समूहन को बैटरी कहा जाता है, बस ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हालांकि हम लोग बात किसकी कर रहे थे, परिपथ के अवयव की बात कर रहे थे। तो आप सरल शब्दों में कहेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो भी चीज़ लगा हुआ रहता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जो भी चीज़ लगा हुआ रहता है, चाहे रेसिस्टेंस हो, सेल हो, एमीटर हो, स्विच हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, विद्युत परिपथ के अवयव कहलाते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी अब हमें ये समझ में आ गया कि ये डायग्राम किसका है और इसमें क्या लगा हुआ है, लेकिन जरा सा ये बताओ कि ये जो सर्किट है इसको हम लोग कितने तरह से, इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसको समायोजित कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग सर्किट में उसके कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सभी समझ रहे हैं। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि परिपथ आपका कोई भी हो, अगर उसमें कंपोनेंट या अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुटा हुआ है, यानी कि श्रृंखला क्रम में जुटा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, तो उससे जो बहने वाली धारा का मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। बहने वाली धारा का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे समान होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हमारा कोई भी परिपथ है और उसमें जितने भी परिपथ के अवयव लगे हुए हैं वे सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उससे जो बहने वाली धारा का मान होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे समान होगा। जबकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आई का मान जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मेरे मित्र अगर अब हम लोग बात करें अपने इस डायग्राम की जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कुछ इस तरह का है, ये हमारा कुछ इस तरह का है। ध्यान देंगे अच्छे से, इस सर्किट के डायग्राम को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सर यहाँ पे जो है हमारा अमीटर लगा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है सर। तो चलिए हम रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम हमारा सेम हो। और साथ ही क्या लगा हुआ है, तो सर इसमें स्विच भी लगा हुआ है, तो स्विच भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे सर, स्विच भी हम लोग लगा देते हैं कि यहाँ पे स्विच का डायग्राम जो है आपका बिल्कुल यही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज स्विच कहेंगे। जैसे ये पॉइंट होगा तो क्लोज से, और ये पॉइंट हट जाएगा तो ये ओपन स्विच हो जाएगा। तो आपके सर्किट में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सब लगा हुआ है, तो सर एक प्रतिरोधक लगा हुआ है, साथ ही साथ क्या है, तो एक सेल भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ क्या है, तो सर कुंजी, ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग स्विच कहते हैं। और साथ ही क्या लगा हुआ है, अमीटर। यही चार चीज़ का जिक्र आपके क्वेश्चन में किया गया है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर किसी भी परिपथ की धारा मापनी होती है तो उसके लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, और परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आपने जितने भी कंपोनेंट को जोड़ा है दैट्स ऑल आर कंबाइंड टुगेदर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब के सब एक दूसरे के साथ किस क्रम में जुड़े हुए हैं, आप कहेंगे सर सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस तीनों डायग्राम में धारा का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर अब तो आसान है। जब आप कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ रहेगा तो बहने वाली धारा का मान समान होगा, तो हम अगर डायग्राम देखें तो तीनों ही डायग्राम में जो कंपोनेंट्स हैं वे सभी के सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है। तो जाहिर सी बात है कि सभी से एक ही धारा बहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी प्रकरणों में क्वेश्चन के हिसाब से धारा का मान समान होगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न परिपथों में
12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। पहला ऑप्शन है सभी प्रकरणों में समान, दूसरा है प्रकरण 1 में न्यूनतम, तीसरा है प्रकरण 2 में अधिकतम और चौथा है आपका प्रकरण 3 में अधिकतम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिया गया है और आपको बताना है कि इस तीनों डायग्राम में से किस में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो ज़्यादा होगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो सिर्फ बैटरी और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इससे कैसे पता करेंगे कि इससे कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? मेरे मित्र यहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रूल याद रखना होगा। यहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रूल याद रखना होगा। ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से या किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा प्रवाह होने से वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या परिपथ गर्म हो जाता है और उसी को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था और जूल ने बताया कि अगर किसी परिपथ से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और साथ ही साथ उस परिपथ का R प्रतिरोध है और धारा T समय के लिए प्रवाहित हो रही है, तो जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा वो किसके बराबर होगा? H = I² RT के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? H = I² RT के बराबर होगा। मेरे मित्र इसी से क्या होता है? तो सर 3 नियम बनते हैं। 3 नियम में क्या क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी अगर I और R नियत हो, I और R नियत हो तो जो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा वो समय के समानुपाती होगा। फिर क्या कहते हैं आप कि गुरुजी अगर I और T नियत हो यानी कि विद्युत धारा और समय नियत हो तो जो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। और फिर क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर R और T कांस्टेंट हो, R और T कांस्टेंट हो तो जो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा वो किसके समानुपाती होगा? आप कहेंगे विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। और ये तीनों ही क्या है? जूल का ऊष्मीय नियम है। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इस नियम को यहाँ पे लागू करें तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी की बात की जा रही है और सारे में 12 वोल्ट बैटरी की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी सर्किट से क्या होगा? आप कहेंगे सर मान लीजिए कि I धारा प्रवाहित होगा, मान लीजिए क्या कि I धारा प्रवाहित होगा और T समय के लिए प्रवाहित होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी इस तीनों डायग्राम में क्या दिया हुआ है? तो सर प्रतिरोध दिया हुआ है और बैटरी दिया हुआ है और जूल के ऊष्मीय नियम में कहीं पे भी विभवांतर यानी कि वोल्ट का जिक्र नहीं है और आप कह रहे हैं कि I और T मान लीजिए कि कांस्टेंट है। तो लीजिए इस तीनों डायग्राम के लिए हम लोग कहते हैं कि I एवं T नियत है, यानी कि जो आपका विद्युत धारा है और समय है वो नियत है, तो जो इससे उत्पन्न ऊष्मा होगा चेला जी वो किसके समानुपाती होगा? आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे तो आपने लिखा है कि I और T अगर नियत हो तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो प्रतिरोध के समानुपाती होगा, यानी कि H समानुपाती R। यहाँ पे तो R दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि किस में प्रतिरोध ज़्यादा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ समानुपाती R का मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध ज़्यादा तो ऊष्मा का मान ज़्यादा, प्रतिरोध का मान कम तो ऊष्मा का मान कम। ध्यान देंगे कि आपके पहले डायग्राम में कितना प्रतिरोध है? 2 ओम, जबकि दूसरे डायग्राम में क्या है? तो 2 प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ये दोनों क्या हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे सर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल प्रतिरोध 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। हर क्या है? बराबर, तो ये हो जाएगा 2/2, यानी कि यहाँ पे जो हमारा 1/RP इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/1, यानी कि RP हमारा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी RP तो हमारा 1 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि जो सबसे कम प्रतिरोध है वो किसका है? तो आप कहेंगे डायग्राम 3 का है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि I और T नियत है और जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी, तो जो डायग्राम हमारा 3 है इससे उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा हमारा? आप कहेंगे सर न्यूनतम होगा। अब ध्यान देंगे आपके पहले डायग्राम पे, इसका जो प्रतिरोध है वो तीसरे डायग्राम से क्या है? तो सर 1 ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि इससे उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो क्या होगा? इससे उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे डायग्राम 3 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरे डायग्राम में आएंगे
तो आप कहेंगे सर इसका प्रतिरोध तो पहले और तीसरे डायग्राम से क्या है सर, ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा किससे उत्पन्न होगी, सबसे ज़्यादा ऊष्मा आपका किससे उत्पन्न होगी, आप कहेंगे गुरुजी सबसे ज़्यादा हीट जो है वो डायग्राम 2 से उत्पन्न होगी। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न परिपथ में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। पहला ऑप्शन है सभी प्रकरणों में समान, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, आपने अभी जस्ट बताया है कि तीनों में अलग अलग होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है कि प्रकरण 1 में निम्नतम होगा, आप कहेंगे नहीं सर डायग्राम 1 में जो है वो 3 से ज़्यादा होगा, और निम्नतम किस में होगा, आप कहेंगे डायग्राम 3 में होगा। ध्यान देंगे आपके तीसरे ऑप्शन में कि प्रकरण 2 में अधिकतम होगा, आप कहेंगे सर आपने तो बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा हीट होगी, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा आपका ऑप्शन नंबर सी में प्रकरण 2 में अधिकतम लिखा हुआ है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि चौथे प्रकरण यानी कि चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रकरण 3 में अधिकतम होगा, आप कहेंगे गुरुजी प्रकरण 3 में तो सबसे न्यूनतम होगा। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार की आकृति पर, और आपका चौथा ऑप्शन है कि तार के पदार्थ की प्रकृति पर। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये आते रहता है कि गुरुजी कहीं पे प्रतिरोध की बात की जाती है, कहीं पे प्रतिरोध की बात की जाती है, और कहीं पे प्रतिरोधकता का बात कर लिया जाता है, आखिर ये दोनों है क्या। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। और प्रतिरोधकता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टिविटी कहते हैं, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। चला जी दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोध को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि प्रतिरोधकता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिरोधकता को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे सर इतना बात तो हमको भी मालूम है, इसका मेन डिफरेंस क्या होता है। तो चला जी मेन डिफरेंस इसका डेफिनेशन होता है। प्रतिरोध के बारे में आप क्या कहते हो कि गुरुजी ये हर एक चालक पदार्थ का गुण है जो अपने में से होकर के धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जब हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो रेसिस्टेंस होता है ये प्रत्येक चालक पदार्थ का गुण होता है जो उस चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। और जब हम लोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं, रेसिस्टिविटी की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि रेसिस्टिविटी जो होता है पदार्थ का वह गुण होता है, रेसिस्टिविटी किसी भी पदार्थ का या किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो उससे होकर के प्रवाहित धारा का कितना तेजी से विरोध किया जाता है, इस चीज को बताता है। रेसिस्टेंस क्या है, तो चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। जबकि रेसिस्टिविटी क्या है, तो वह चालक पदार्थ अपने में से होकर के विद्युत धारा का कितना तेजी से विरोध करेगा, इस चीज को बताता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करने वाला गुण है, जबकि चालक तार के द्वारा कितना तेजी से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाएगा वह गुण क्या कहलाएगा, आप कहेंगे प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी कहलाएगा। मेरे मित्र इस दोनों का फॉर्मूला भी अलग होता है। जब हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रतिरोध के लिए हम लोग फॉर्मूला R = रो L/A लिखते हैं। लेकिन जब प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो कहते हैं सर यहीं से आ जाता है, कैसे, तो यहाँ पे R = रो L/A लिखे हो, तो अगर हम लोग यहाँ पे चूंकि लिख दें कि चूंकि R = रो L/A, तो हम लोग R = रो L/A लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। चला जी रो L = क्या हो जाएगा RA, और रो = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी रो = हो जाएगा RA/L। क्या हो जाएगा, RA/L। ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। क्या होता है सर, ओम होता है। लेकिन जब हम लोग प्रतिरोधकता के यूनिट की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रतिरोध का यूनिट हम लोग यहाँ पे ओम लेंगे, ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई मीटर, ये मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोधकता का यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे
कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो चालक तार के लंबाई पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ चालक पदार्थ के प्रकृति पर यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है, चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। जबकि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोधकता होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोधकता होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज पर निर्भर करता है। पहला चीज क्या होता है, तो पहला होता है पदार्थ की प्रकृति, पहला क्या होता है पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है सर तापमान, दूसरा क्या होता है तापमान। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक के तार के लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, आकृति पे सर कभी डिपेंड नहीं करता है। ये जब भी डिपेंड करेगा तो चालक पदार्थ की प्रकृति कैसी है और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, आप कहेंगे सर गलत है। दूसरा ऑप्शन है मोटाई पर, आप कहेंगे गलत है। तीसरा ऑप्शन है आकृति पर, आप कहेंगे सर ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है आपका पदार्थ के प्रकृति पर, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल ही सही है। तो आप बता दो कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी लगभग 10 टू द पावर 20, दूसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर 16, तीसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर 18 और चौथा ऑप्शन है 10 टू द पावर 23। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कन्फ्यूज आ रहे होंगे कि गुरुजी धारा वगैरह तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ये कैसे निकलेगा? मेरे मित्र आसानी से निकलेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग आवेश की बात करते हैं ना तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जो Q होता है वो Ne के बराबर होता है। N क्या है यहाँ पे, तो N जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। साथ ही साथ E क्या है, तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है यानी कि 1E पे जो आवेश है वो है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हो कि Q इक्वल टू Ne होता है तो हम लोगों ने तो Q इक्वल टू IT भी पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है सर। मेरे मित्र जब हम लोग आवेश की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करते हैं। एक तो हमारा Q इक्वल टू Ne, अगर हमारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम सबको याद रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको गुना कर देंगे सर, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहे, विद्युत धारा और समय दिया हुआ रहे, तब हम लोग आवेश कैसे निकालते हैं? तो आप कहते हैं कि गुरुजी Q इक्वल टू IT से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? Q इक्वल टू IT से निकाल लेते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। अगर हम लोग इस फॉर्मूला से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप कहेंगे कि 1 एम्पीयर धारा ली जाती है, यानी कि धारा के मान के जगह हम लोग 1 रख देते हैं। कितना देर तक ली जाती है? तो सर कहा जाता है कि फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। किसी परिपथ से विद्युत बल्ब का फिलामेंट 1 एम्पीयर का धारा ले रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 16 सेकेंड तक वो 1 एम्पीयर का धारा लेते रहे तो उसके अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होगा, यही पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब टाइम यहाँ पे 16 सेकेंड हो गया। बिल्कुल हो गया। तो मेरे मित्र ये बताओ कि आपका यहाँ पे आवेश कितना हो गया? आप कहेंगे 16 कूलम। कितना हो जाएगा सर? 16 कूलम। आपने क्या कहा कि गुरुजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ भी आवेश का रिलेशन होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है वो किसके बराबर होता है? तो सर टोटल आवेश के बराबर होता है। यहाँ पे टोटल आवेश कितना है आपका? 16। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आवेश की जगह हम लोग 16 लिखें। n हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात न करना है, n हमको निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी n इक्वल टू हो जाएगा 16 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मेरे मित्र जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 ले जाएंगे, एक 0 ले जाएंगे और 16 दाएँ कितना हो जाएगा? 160। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 10 इंटू, ये नीचे माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। चला जी, दोनों का जो बेस है वो समान है तो पावर क्या होगा? आप कहेंगे जुट जाएगा। यहाँ पे कुछ ना है तो 1 मानेंगे और 19 और 1 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 20।
यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 20 किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा पहले ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो देख लेना है कि हमको डाटा क्या सब दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जा रही है और वहाँ पे इस तरह से किसी सर्किट से या किसी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला है या कोई ऐसा डिवाइस है जिससे उसको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, तो कितना करंट मिल रहा है अगर ये दिया हुआ है और कितना देर तक लिया जा रहा है वो दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, आवेश निकाल लेंगे। और वही आवेश किसके बराबर होगा, एनी के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है ये चीज़ आप सबों को याद रहता है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। यहाँ पे आपको 4 डायग्राम दिख रहा होगा, 4 सर्किट दिख रहा होगा और आपको यहाँ पे वैसा सर्किट को पहचानना है जिसमें जो उसके अवयव हैं वो उचित रूप से यानी कि सही रूप से संयोजित है। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे पहचानेंगे, तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, क्या कि किसी भी परिपथ में जब भी हम लोग अमीटर जोड़ेंगे, किसी भी परिपथ में हम लोग जब भी अमीटर जोड़ेंगे तो अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और जब हम लोग किसी भी परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ेंगे यानी कि विभव मापी को जोड़ेंगे तो इसको कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे यानी कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बस यही कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अमीटर जब भी होगा सर्किट में तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और जो हमारा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला डिवाइस वोल्ट मीटर होगा वो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा अपने डायग्राम पे, आपके पहले डायग्राम में अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही क्या हैं, तो सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है यानी कि आपका जो डायग्राम 1 है वो क्या हो जाएगा, तो सर पहले ही गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे कि आपका जो दूसरा डायग्राम है इसमें अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ उसका जो संयोजन है वो भी सही है और जो विभवांतर है वो क्या है, तो सर पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है यानी कि जो आपका डायग्राम 2 है इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वे सभी के सभी सही रूप से संयोजित हैं। आपका तीसरा डायग्राम क्या है, तो सर तीसरा डायग्राम में अमीटर को ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो आपका तीसरा डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका चौथा डायग्राम क्या है, तो चौथा डायग्राम में आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ऑब्वियसली वोल्ट मीटर जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और अमीटर जो है वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपके चौथे डायग्राम में अमीटर दिया हुआ है और साथ ही साथ इसके साथ जो बैटरी दिया हुआ है, सॉरी बैटरी नहीं सेल होगा, जब भी एक की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, सेल की। तो यहाँ पे आप सभी क्या देख रहे हैं, कि चौथे डायग्राम में जो हमारा सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, जबकि इसके साथ जो अमीटर जोड़ा गया है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर बताया गया है और साथ ही नेगेटिव टर्मिनल को क्या किया गया है, नीचे बताया गया है। यही जो टर्मिनल को नीचे ऊपर बताया गया है ना सर, यही क्या है, गलत है। सही क्या होगा, तो सही होगा कि सर पॉजिटिव वाला जो था, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होता और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर होता तो हमारा ये डायग्राम भी सही होता, लेकिन यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल के अकॉर्डिंग अमीटर का जो टर्मिनल है उसको सही से नहीं रखा गया है, इसीलिए हमारा चौथा डायग्राम भी गलत है। सही सिर्फ कौन है, आप कहेंगे सर दूसरा डायग्राम, और दूसरा डायग्राम के लिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे गुरुजी हमारे ऑप्शन बी में 2 लिखा गया है, तो सही आंसर आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जब भी सर्किट में हमारा अमीटर जोड़ा जाएगा सीरीज क्रम में और जब भी हमारा सर्किट में वोल्ट मीटर जोड़ा जाएगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। बताइए, ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरे मित्र जब भी अधिकतम प्रतिरोध की बात की जाएगी ना, जब भी अधिकतम प्रतिरोध की बात की जाएगी, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। यानी कि जब भी प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होगा।
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 5 प्रतिरोध है और प्रत्येक का वैल्यू 1/5 है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा। आप कहेंगे सर 1/5 को 5 बार जोड़ दीजिए, तो लीजिए 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। आप कहिएगा सर हर तो सबके बराबर है, तो एलसीएम तो हम लोग 5 लेंगे, ऊपर में 5 बार 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि अधिकतम प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा। आप कहिएगा 1 ओम। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन में अधिकतम प्रतिरोध की बात की गई थी और सेम डाटा में निम्नतम प्रतिरोध की बात की जा रही है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग निम्नतम प्रतिरोध की बात करेंगे, जब भी हम लोग निम्नतम प्रतिरोध की बात करेंगे तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि उन सभी का क्या होगा? समांतर क्रम सम्मोहन होगा। समांतर क्रम सम्मोहन के लिए फॉर्मूला चला 1/Rp = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का वैल्यू यहाँ भी कितना लेना है? 1/5। तो ये क्या होगा? आप कहेंगे 1/1/5 प्लस 1 फिर 1/5, ये 1/5 1 फिर 1/5, 4 गो हो गया है सर, और 1 फिर 1/5। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी सब को जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/Rp = ये 5 तो सब में ऊपर चला जाएगा और सब के नीचे 1 आएगा। आप कहेंगे सर 25 होता है, इतना खेल मत कीजिए, ये 25 हो गया चला। अच्छा ये देखो कि 25/1 ना होगा, नीचे कुछ ना है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो मेरे मित्र Rp 25, Rp × 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो आप कहिएगा Rp = सर हो जाएगा 1/25 ओम। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि निम्नतम प्रतिरोध कितना होगा अगर प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1/5 है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम समूहन में जोड़ेंगे तो जो हमारा निम्नतम प्रतिरोध होगा वो 1/25 ओम हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है। यहाँ पे 4 डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें सेलों का उचित संयोजन कौन सा है जिससे कि आपको अधिकतम विभव मिल सकता है। आप सबों को अभी जस्ट मैंने सेल और बैटरी के बारे में बताया था। मेरे मित्र जब भी आप बात करेंगे सेल की तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये एक डिवाइस है जो किसी भी परिपथ में विभवांतर को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि गुरुजी ये एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मेरे मित्र जब भी हम सेल की बात करेंगे ना, तो सेल के लिए सिंबल हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे बड़ा वाला लाठी पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला जो है वो निगेटिव टर्मिनल होगा। अच्छा अगर हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ देंगे, बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि सेल और बैटरी में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सेल का मतलब सिंगल सेल, लेकिन बैटरी का मतलब क्या होगा? बैटरी का मतलब होगा ग्रुप ऑफ सेल। क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल। सवाल ये है कि गुरुजी बैटरी से ज़्यादा विभव मिलेगा या फिर हमको सेल से? तो मेरे मित्र बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होगा, तो जाहिर सी बात है कि बैटरी से हमको ज़्यादा विभव मिलेगा। सवाल ये है कि बैटरी को अगर श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाएगा तो कैसे उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाएगा? तो मेरे मित्र यहीं पे आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ये हमारा पहला सेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पहला सेल। अब हमने आपको बोला कि बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है, तो इसमें और भी सेल होगा, और वो जो सेल होगा वो किस में होगा? तो सर श्रेणी क्रम में जुटेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ जुटा हुआ रहेगा। तो मेरे मित्र जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। अब जो इसमें हम एक और सेल ला करके जोड़ेंगे तो उसके किस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ेंगे? क्या नेगेटिव वाले को जोड़ेंगे यहाँ पे या फिर पॉजिटिव वाले को? आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग सेलों का समूहन करेंगे
तो जो बड़ा वाला लाठी है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा जो छोटा वाला है वो निगेटिव टर्मिनल। अब इसके साथ कौन जुटेगा? तो सर इसके साथ जो है वो बड़ा वाला टर्मिनल जुटेगा, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो जुटेगा और साथ ही जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है वो फिर इस तरह से हो जाएगा। फिर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे निगेटिव के साथ किसको जोड़ेंगे? पॉजिटिव को जोड़ेंगे और फिर क्या होगा? तो सर हमारा इसका निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, फिर निगेटिव टर्मिनल आएगा। तो इस तरह से जो संयोजन होगा, इसको अगर थोड़ा सा हम और यहाँ से मिटा दें तो देखने में अच्छा लगेगा। चला ये क्या होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हर एक सेल का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुटा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ, फिर निगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ और फिर पॉजिटिव निगेटिव के साथ और निगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है आपका? तो ये सर आपका सेलों का श्रेणी क्रम समूहन है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और इससे हमको क्या होगा? तो सर सेल की अपेक्षा ज़्यादा विभव मिलेगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है? आप कहेंगे उचित रूप में तो संयोजन सर इसी तरह से होगा। तो भाई मेरे डायग्राम देख लीजिए ना, इस तरह से जो है वो सही आंसर है, जो ना है वो गलत आंसर है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग पहले डायग्राम को यहाँ पे देखें तो हमने पहले डायग्राम को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि पहला डायग्राम हमारा कुछ इसी तरीके का है, मतलब ये सही संयोजन है। तो आपका पहला डायग्राम आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप कहेंगे सर आप अपने मन से बता दिए, दूसरा तीसरा नहीं देखे। तो चला देखो ना, दूसरा में आपको लग रहा है ये ऐसे ऐसे सजा दिया गया है, ये कोनो श्रेणी क्रम समूहन का सेल का सर समूहन है, ये कोनो समूहन है? आप कहेंगे नहीं। तो दूसरा डायग्राम को हमको खरे गलत करने में क्या जा रहा है? ध्यान देंगे तीसरा में कहेंगे सर पहला और दूसरा सेल का संयोजन तो सही है, लेकिन तीसरा में जाकर के इसे सीढ़ी बना दिया है, तो सीढ़ी बनेगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। और अब देखेंगे सर चौथा में, तो आप कहेंगे सर चौथों में घोरा गया है बात को, वहाँ पे भी लिपापोती किया गया है। आप सही से डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह का बना हुआ है। बताइए इस तरह से सेल का समूहन होता है? आप कहेंगे सर दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों डायग्राम गलत है, जबकि सही डायग्राम आपका कौन सा है? पहला वाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, दूसरा है कि किया गया कार्य गुना आवेश, तीसरा ऑप्शन है किया गया कार्य इंटू समय बटा विद्युत धारा और चौथा ऑप्शन है किया गया कार्य गुना आवेश गुना समय। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी वोल्टता की बात की जा रही है। मेरे मित्र आप ये बताओ कि जो वोल्ट है वो किसका यूनिट होता है? तो आप कहेंगे गुरुजी जो वोल्ट है वो विभवांतर का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? विभवांतर का यूनिट होता है। और विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी आप ही ना बताएं कि V = W/Q होता है। V = क्या होता है? W/Q होता है। जहाँ पे W क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी W जो है वो किया गया कार्य है, W जो है वो किया गया कार्य है और साथ ही Q क्या है? तो आप कहते हैं आवेश है। और मेरे मित्र Q = तो आप लोग IT भी लिखते हो। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर हम इस Q के जगह IT लिख दें तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अगर हिंदी लैंग्वेज में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लिखे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये सेम चीज़ जो है वो किया गया कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। I क्या है हमारा? विद्युत धारा गुना T क्या हो जाएगा? आप कहेंगे समय। और मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा? तो सर विभवांतर के बराबर होगा। विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्टता किसके बराबर होगा? आप कहेंगे किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय के बराबर होगा। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। आप कहिए गुरुजी पहली ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? पहला ऑप्शन है A/2, दूसरा ऑप्शन है 3A/2, तीसरा ऑप्शन है 2A, चौथा ऑप्शन है 3A। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है,
तो इसका प्रतिरोध R दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो रो L बटा A लिखते हैं। अच्छा ये कब है, तो जब चालक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जिस पदार्थ से ये चालक तार है उसी पदार्थ का दूसरा चालक तार लिया जा रहा है, लेकिन उसकी लंबाई 2L है और साथ ही साथ उसका भी प्रतिरोध R है, और बताना है कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो तो दोनों में होगा, साथ ही लंबाई यहाँ पे L था, यहाँ पे क्या है 2L, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2L, अब बटा A तो हमको निकालना है, लीजिए बटा A लिख देते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसको इक्वेशन 1 माना जाए और इसको इक्वेशन 2 माना जाए तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन का जो आपका LHS है वो बराबर है, तो आप कहेंगे RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे रो L बटा A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो 2L बटा A लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये रो इसके साथ कैंसिल, ये L भी इसके साथ कैंसिल। आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 2A, ये क्या हो जाएगा हमारा 2A इक्वल टू A, यानी कि ये जो आप बराबर किए हैं किसको निकालने के लिए, A को निकालने के लिए, और A क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2A के बराबर हो जाएगा। तो मेरे मित्र देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 2A लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बड़ा ही सरल सा चीज़ था, बस आपको यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन निकालना था जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है उसके अनुसार, और दोनों का LHS बराबर है तो जाहिर सी बात है RHS बराबर होगा। जो हमारा नया वाला A होगा वो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो नया वाला A है इसको हम A डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मेरे मित्र ये सेम क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में कॉपी कर दिया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के नाइक्रोम तार के 3 नमूने को VI ग्राफ आलेखित करता है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि कोई स्टूडेंट है जो अपना प्रयोग करा नाइक्रोम के तार के साथ, और प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो सर वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बनाया जिसमें R1 को उन्होंने यहाँ पे रखा, R2 को यहाँ पे रखा और R3 को आपका यहाँ पे रखा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे R1, R2 और R3 का जो सही क्रम है वो क्या होगा। आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये ग्राफ है उसका ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये क्या है, तो सर ये वोल्टता को बता रहा है, यानी कि विभवांतर को बता रहा है, और ये धारा को बता रहा है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि विभवांतर और धारा के बीच संबंध किसके द्वारा बताया जाता है, तो सर ओम के नियम के द्वारा बताया जाता है, यानी कि ओम्स लॉ के द्वारा बताया जाता है। और मेरे मित्र ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आपका ये क्या है, तो सर ग्राफ है जिसमें किसके बीच संबंध बताया जा रहा है, तो विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताया जा रहा है। मेरे मित्र ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V समानुपाती I होता है, V समानुपाती I होता है, और जब हम लोग यहाँ से समानुपाती साइन को हटाते हैं तो इसके बदले R आ जाता है, जो कि क्या है, ओम के नियम का नियतांक है, यानी कि प्रतिरोध जो है वो ओम के नियम का नियतांक है। और चला जी I इक्वल टू आप क्या कहते हो, V बटा R कहते हो। जब आप I इक्वल टू V बटा R कहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी I जो है वो, यानी कि धारा जो है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम ये कह रहे हैं कि धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम जाएगा, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बस यह रिलेशन हमको आपको समझाना था कि जो विद्युत धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ेगी धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध घटेगी धारा का मान बढ़ेगा। सवाल ये है कि इस ग्राफ में कैसे पता करेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो आपका वोल्टेज और करंट वाला ग्राफ है, ये जितना खड़ा होता है, वोल्टेज और करंट वाला ग्राफ है, ये जितना खड़ा होता है, हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो उतना कम होता है। ध्यान देंगे कि ये यहाँ पे क्या है सर, तो सर इस दोनों के अपेक्षा ज़्यादा खड़ा है, इस दोनों के अपेक्षा क्या है, ज़्यादा खड़ा है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वोल्टेज और धारा ग्राफ में अगर आपका लाइन जो है वो सीधी रेखा में ज़्यादा खड़ा है, मतलब क्या है कि सर धारा का मान बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला कि धारा का मान बढ़ रहा है,
धारा का मान बढ़ रहा है, अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर कम जाएगा। तो चला जी, ये वाला जो आपका लाइन है ये ज़्यादा उठा हुआ है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये धारा के मान के बढ़ोतरी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हमारा प्रतिरोध होगा ये क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्रतिरोध कम होगा, यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें इस प्रतिरोध की तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये धारा की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सीधा लाइन नहीं है, झुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा? तो R1 की अपेक्षा, R1 की अपेक्षा, R1 की अपेक्षा यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे धारा का फ्लो ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर धारा का फ्लो ज़्यादा होता तो ये सर क्या होता? सर सीधा होता, धारा की ओर आता। ध्यान देंगे। अगर हम बात करें तीसरे प्रतिरोध की तो आप कहेंगे सर R1 एवं R2 की अपेक्षा ये ज़्यादा है, R1 एवं R2 की अपेक्षा ये ज़्यादा है, इसीलिए ये झुका हुआ है। हमेशा ध्यान में रखना है कि विभवांतर और धारा के ग्राफ में जो लाइन आपका ज़्यादा खड़ा होगा वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है और उसकी प्रतिरोध क्या है? कम है। जो आपका कम झुका हुआ रहेगा मतलब उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं हो रही है, उसको रोकने वाला प्रतिरोध वहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध R1 एवं R2 की अपेक्षा क्या है? आप कहेंगे ज़्यादा है। मेरे मित्र, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के नाइक्रोम तार के 3 नमूने के VI ग्राफ आलेखित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो जनरली यहाँ पे जो आपको ये बताना है कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है और किसका प्रतिरोध कम है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पूरा कंसेप्ट से हम ये निचोड़ निकाल लिए कि R3 का प्रतिरोध क्या है? R3 का प्रतिरोध क्या है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा है। R3 का प्रतिरोध क्या है? सबसे ज़्यादा है। और इससे कम किसका प्रतिरोध है? आप कहेंगे R2 का। और सबसे कम प्रतिरोध किसका है? आप कहेंगे R1 का। तो आप बताओ कि आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे R3 इज ग्रेटर देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R1, और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सबसे ग्रेटर कौन है? R3 है। तो देख लीजिए कि आपका ये वाला रिलेशन आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी जो सेम रिलेशन है वो हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में तीनों बराबर है, तो बराबर नहीं हो सकता है। और इतना बताने का मतलब ही है कि सर ये वाला प्रतिरोध कम, ये वाला इसके अपेक्षा कम है R1 के अपेक्षा, और R3 जो है वो R1 और R2 सब के अपेक्षा क्या है? तो सर ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा लिख देते हैं सर, R1 की अपेक्षा ज़्यादा है, ताकि आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो। ध्यान देंगे दूसरे ऑप्शन में आपका कहा जा रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन, आप कहेंगे सर R1 इज लेसर देन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, ये सबसे कम है। तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर ही है। और चौथा ऑप्शन है R2 इज ग्रेटर देन R3, आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन है 200%, तीसरा ऑप्शन है 300%, चौथा ऑप्शन है 400%। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग क्षयित ऊष्मा की बात करते हैं या क्षयित ऊर्जा की बात करते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से विद्युत धारा देने के उपरांत जो वो गर्म हो जाता है, तो मतलब ये हुआ कि उससे ऊष्मा निकल रहा है। तो गर्म होने के दौरान जो ऊष्मा निकलता है वही ऊष्मा क्षय को बताता है। हमसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि अगर किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा, यानी कि जो हमारा क्षयित उसमें ऊर्जा का मान होगा उसमें कितना वृद्धि होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि किसी परिपथ से विद्युत धारा देने पर वो गर्म हो जाता है और गर्म होगा तो मतलब उससे ऊष्मा निकलेगा और वही ऊष्मा क्षयित ऊर्जा कहलाएगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्षयित ऊर्जा की बात की जा रही है, तो किसकी बात की जा रही है? आप कहेंगे H की बात की जा रही है। H इक्वल टू फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया है, क्या होता है? I² RT होता है। मैंने आपको ये भी बताया है क्या कि अगर R और T नियत हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे T टेम्परेचर नहीं है, टाइम है सर, तो R और T आपका क्या हो सर? नियत हो। R और T क्या हो? नियत हो। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो ऊष्मा होगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी?
आप कहेंगे विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगी। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए। अगर आपका पहला वाला धारा आई है, पहला वाला धारा आई है, इसका 100% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आई का 100% जो है वो आई ही हो जाएगा। तो मेरे मित्र जो हमारा धारा में वृद्धि होगा, जो हमारा धारा में वृद्धि होगा वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे आई डैश इक्वल टू आई प्लस आई के बराबर होगा। पहले से हमारा आई है, 100% वृद्धि कर दिए तो वो भी आई है, तो कितना के बराबर हो गया, आप कहेंगे 2i के बराबर होगा। मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी h जो है वो विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती होगी और बढ़ा हुआ विद्युत धारा आपका 2i है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2i स्क्वायर। मतलब ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4i स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नया उष्मा होगा यानी कि जो क्षयित ऊर्जा होगा उसमें ऊर्जा h डैश वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4h हो जाएगा। क्या है, तो सर यहाँ पे विद्युत धारा जो है हमारा वो 4i स्क्वायर हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उष्मा भी हमारा क्या होगा 4h हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जितना हमारा वृद्धि हुआ है उसमें से क्या करेंगे, पहलुका को घटा लेंगे। पहलुका कितना था, तो आप कहेंगे सर जब h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाला जो उसमें ऊर्जा होगा वो हमारा h होगा, तो 4h माइनस h अब बटा क्या हो जाएगा h गुना 100। ध्यान देंगे कि 4h है, 4h है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें से अगर हम एक h को घटा दिए तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 3h बटा h। ये h इसके साथ कैंसिल गुना 100 है। ये कितना परसेंट के वृद्धि को बता रहा है, 300% की वृद्धि को बता रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी 300% हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा ही सरल सा चीज़ था, एक बार फिर से इसको समझिएगा। आप सबों से क्वेश्चन करा गया कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। क्षयित ऊर्जा की बात की जा रही है, मतलब उसमें ऊर्जा की बात की जा रही है, तो उसमें ऊर्जा आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। अगर आर और टी हम लोग नियत मान ले तो जो हमारा उसमें ऊर्जा होगा वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। तो जब इसके वर्ग के समानुपाती होगा तो हमारा उष्मा कितना होगा, आप कहेंगे सर एच होगा। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रवाहित धारा को 100% बढ़ा दिया जाता है, तो आई का 100% क्या होगा आई, तो जो हमारा नया विद्युत धारा होगा वो क्या होगा 2i। चूंकि विद्युत धारा जो है जो आपका h है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i का स्क्वायर हो जाएगा। h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4i स्क्वायर। और जब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे h जो है वो i स्क्वायर के समानुपाती था तो उत्पन्न उष्मा h था, यहाँ पे 4i स्क्वायर के समानुपाती है तो उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4h। यानी कि इतना का आपका क्या हो गया, आप कहेगा सर वृद्धि हो गया। आपको वृद्धि परसेंटेज निकालना है, आपको मालूम है कि पहले ये था फिर ये आया, तो आप कहेंगे 4h माइनस h बटा h गुना 100 हो जाएगा। 3h बटा h कैंसिल 300 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पदार्थ परिवर्तित होने पर, दूसरा ऑप्शन है ताप परिवर्तित होने पर, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोधकों की आकृति में परिवर्तन होने पर, चौथा ऑप्शन है पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी न बताएं कि अगर हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधकता की, किसकी बात करते हैं प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता किस दो चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला तो पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, पहला पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, यानी कि पदार्थ के प्रकृति में चेंजिंग होगा प्रतिरोधकता में चेंजिंग आएगा। और दूसरा ताप पर डिपेंड करता है, यानी कि ताप परिवर्तित होगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा हमारा परिवर्तित होगा। मतलब साफ है कि अगर इस दोनों में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। आपका पहला ऑप्शन है कि पदार्थ परिवर्तित होने पर। आप कहेंगे गुरुजी जब ये पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है तो अगर पदार्थ परिवर्तित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता कब परिवर्तित नहीं होता है, जबकि पहले ऑप्शन के अनुसार प्रतिरोधकता क्या होगा परिवर्तित होगा। तो सही ऑप्शन आपका पहला तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि ताप परिवर्तित होने पर। आप कहेंगे ताप भी परिवर्तित करेंगे तो जो प्रतिरोधकता है वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है।
आपका तीसरा है कि प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे चांदी का 2 चालक तार लेते हैं, एक ये और एक ये, दोनों क्या है, चांदी का ही है। तो क्या इस दोनों के प्रतिरोधकता में कोई डिफरेंस होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है और दोनों ही पदार्थ हमारा जो है वो क्या है, तो सर चांदी का ही है। तो पदार्थ तो सेम है, बस इसका आकार चेंज है। तो आकार परिवर्तित होने से प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? तो चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर, आप कहेंगे ऑब्वियसली परिवर्तित होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता बस इस 2 चीज पे डिपेंड करेगी, और डिपेंड किस पे नहीं करेगी? तो आकृति पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम चांदी का सेम आकार का 2 चालक तार ले, एक हमारा क्या हो, तो सीधा हो और एक हमारा सर्कल के रूप में हो, तो आप कहेंगे दोनों में तो चांदी ही है। तो जो चांदी का प्रतिरोधकता होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, भले ही आकृति अलग अलग है। लेकिन यहीं पे एक तांबा का लें और एक चांदी का लें, आप कहेंगे दोनों का प्रतिरोधकता अलग अलग हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता जो है, रेसिस्टिविटी जो है, वो चालक पदार्थ के आकृति के बदलने से नहीं बदलेगा, यानी कि नहीं परिवर्तित होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ए बी सी जिनके अनुमातांक क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट है, पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनकी चमक के संबंध में कौन सा प्रकथन सत्य है? पहला ऑप्शन है सभी बल्बों की चमक समान होगी, दूसरा है बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, तीसरा है बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिकतम होगी, चौथा है आपका बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ये 40 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो सबसे ज्यादा चमकेगा, या बल्बों का जो चमकने का क्रम होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी, जब हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, जब हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो जिस किसी भी एप्लियंसेस का वाट सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, तो सर सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। आपके घर में जो वायरिंग होता है वो क्या होता है, तो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, समांतर क्रम में होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं और कहीं पे हम लोग 30 वाट का बल्ब लगा देते हैं, तो दोनों में से ज़्यादा कौन चमकता है? आप कहते हैं 100 वाट वाला चमकता है। तो मेरे मित्र, यही चीज़ तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे इस तीनों ही बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि 100 वाट वाला बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा। 100 वाट वाला बल्ब क्या होगा? सबसे ज़्यादा चमकेगा। 100 वाट वाला बल्ब आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला सी बल्ब है, और ये आपका क्या है? तो सर 60 वाट वाला बी बल्ब है। ये क्या होगा? तो 100 वाट से कम चमकेगा। 100 वाट से क्या होगा सर? कम चमकेगा। और जो आपका ए है ये क्या होगा? आप कहेंगे सर सबसे कम ही चमकेगा, सबसे कम चमकेगा। मतलब ये हुआ कि 40 वाट वाला बल्ब जो है वो सबसे कम चमकेगा, यानी कि सबसे कम ग्लो करेगा। 60 वाट वाला 40 वाट से ज़्यादा करेगा और 100 वाट से कम चमकेगा, जबकि 100 वाट वाला क्या होगा? सबसे ज़्यादा चमकेगा। ध्यान देंगे, इसी बेस पे आपका पहला ऑप्शन क्या है कि सभी बल्बों की चमक समान होगी। आप कहेंगे कतई नहीं। क्या है? तो जब भी समांतर क्रम में जुड़ेगा तो सर इसका जो ग्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वाट पे डिपेंड करेगा, यानी कि इसके शक्ति पे डिपेंड करेगा। जिसका शक्ति ज़्यादा वो ज़्यादा चमकेगा, जिसका शक्ति कम होगा वो कम चमकेगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो सर ऐसे ही चला गया, ऑप्शन ए जो है वो गलत है। दूसरा है कि बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। आप कहेंगे 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा, तो बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका चला गया। तीसरा है कि बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। आप कहेंगे सर ये बात सही है, क्योंकि बल्ब ए जो है वो 40 वाट का है, जबकि बल्ब बी 60 वाट का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी है इसका चमक ए से ज़्यादा होगा। तो आपका जो तीसरे ऑप्शन में स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं सही है। ध्यान देंगे
कि आपका चौथा है कि बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। आप कहेंगे सर बल्ब सी की चमक सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। सही कौन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, H = I² ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। मेरे मित्र, यहाँ पे जितने भी आपका प्रतिरोध है उन सभी को किस में जोड़ा जा रहा है? तो सर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर धारा तो सबका समान होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो ऊष्मा निकलेगी वो भी समान होगा। क्या है? तो सर अब ये ना बताएं हैं कि हीट जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध या अन्य कोई चीज जुड़े हुए रहते हैं सभी से क्या होती है? समान धारा बहती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पहले हम लोग यहाँ पे धारा निकाल लेते हैं। आप कहेंगे धारा तो समान होगा सर, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना हो गया? 6 ओम, और साथ ही आपका वोल्ट कितना है? तो सर विभवांतर है वो 6 वोल्ट है। मेरे मित्र, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम आपका 5 सेकेंड दिया हुआ है। और साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आई तो निकालना होगा। आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है V/R, तो 6/6 आई कितना हो गया? चला 1 एम्पियर। अब यह 1 एम्पियर की जो धारा होगी वो किससे बहेगा? तो सर 2 ओम से भी बहेगा और 4 ओम से भी बहेगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। आप कहिएगा फॉर्मूला यह लगेगा सर, लेकिन आई का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। प्रतिरोध 4 ओम बोल रहा है तो 4 ओम लिख लेते हैं। चला टी बोल रहा है कितना? 5 सेकेंड। क्या कहिएगा कि गुरुजी H = क्या हो जाएगा? I²RT। चला जी, एक आप स्क्वायर करके कुछ ना बिगाड़ लीजिएगा। R है 4, T है 5, क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर 20 जूल। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 20 जूल लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे कहाँ पे फंसते? तो आप वहाँ पे फंसते जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होती है। जबकि आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट याद रखना है कि ऊष्मा जो क्षय होगी वो H = I² के रूप में होगी। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी चीज श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो किसी भी चीज से जो धारा का मान होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो धारा का मान नहीं दिया हुआ था, तो धारा का मान हमने निकाल लिया। हमसे पूछा 4 ओम प्रतिरोध से 5 सेकंड में कितना ऊष्मा क्षय होगी, तो सर फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। तो श्रेणी क्रम की बात जहां भी की जाएगी आप कहेंगे धारा समान होगी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है। इसके लिए किस अनुमातांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? आप कहेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा? मेरे मित्र, आसानी से पता चल जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि कितना अनुमातांक का फ्यूज इसके लिए उपयोगी होगा, तो आप वहाँ पे झट से धारा निकालने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे यहाँ पे धारा कैसे आएगा? आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होती है, मतलब विभवांतर कितना है? चला 220। और साथ ही क्या कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है, मतलब क्या कि पावर कितना है? पावर सर 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट कितना के बराबर? 1000 वाट के बराबर। कितना के बराबर? 1000 वाट के बराबर। आपको क्या चाहिए? आई चाहिए। पावर इक्वल टू फॉर्मूला VI। पावर कितना है? चला 1000। भी कितना है? 220। आई चाहिए। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000/220। ये जीरो इसके साथ सेटल हो जाएगा, 4.54 आएगा। अगर हम लोग इसको अप्रॉक्स में देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 5 के समथिंग आएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये 5 है वो क्या है? आप कहेंगे एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उतना ही अनुमातांक का हमको क्या करना होगा? फ्यूज का इस्तेमाल करना होगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है, इसके लिए किस अनुमातांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए? आप कहेंगे सर धारा तो यहाँ पे 4.54 आ रहा है, लेकिन ये अप्रॉक्स में इतना अनुमातांक का कहीं पे फ्यूज मिलते हुए देखे हैं आप? कहेंगे नहीं सर,
या तो 4 एम्पियर का मिलेगा, या फिर 3 एम्पियर का मिलेगा, या फिर 5 एम्पियर का मिलेगा, पॉइंट में तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग लगभग इसको क्या कह सकते हैं सर, 5 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पे लगाना होगा। और 5 एम्पियर आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि X तथा X प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, पहला ऑप्शन में है कि पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत है, पार्श्व क्रम में संयोजित होगा तो धारा अलग अलग बहेगी जबकि विभवांतर समान होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही घोलट गया सर। दूसरा ऑप्शन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ही सही है सर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप कहेंगे सर तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं पढ़े, आइए पढ़ लेते हैं आपकी खुशी के लिए। आपका तीसरा ऑप्शन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा। ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो धारा समान बहेगी लेकिन हर एक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा, और अगर समांतर क्रम में होगा तो धारा क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा? दोनों टर्मिनल के बीच समान होगा। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होगा, विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। और समांतर क्रम में क्या होगा? धारा अलग अलग होगा जबकि विभवांतर समान होगा। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत बात है, सभी प्रतिरोध का अलग अलग विभवांतर होगा। तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कि पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर विभिन्न विभवांतर होंगे। आप कहेंगे नहीं सर, पार्श्व क्रम में संयोजित होगा तो दोनों सिरों के बीच में विभवांतर समान होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट घंटा, तीसरा ऑप्शन है वाट सेकंड, चौथा ऑप्शन है जूल सेकंड। क्या कहेंगे कि गुरुजी 1000 बार इसी सेशन में आपने P = VI लिखा है। P क्या है? तो सर विद्युत शक्ति है। P क्या है? विद्युत शक्ति है। और हम सभी क्या कहते हैं कि ये जो V है ये विभवांतर है, यूनिट वोल्ट होता है। I विद्युत धारा है, इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति का जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर के रूप में भी क्या किया जाता है? तो सर लिखा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, आप कहेंगे वोल्ट एम्पियर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपके दूसरे ऑप्शन में क्या है? किलोवाट घंटा। तो मेरे मित्र किलोवाट घंटा भी जो है वो आपका क्या है? पावर का यूनिट है, लेकिन ये क्या है? व्यावसायिक यूनिट है, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट है। चला जी ध्यान में रखेंगे कि ये जो P = VI लिखे हैं यानी कि वोल्ट एम्पियर, ये क्या होता है? तो ये किसी भी परिपथ का आभासी शक्ति होता है। परिपथ का क्या होता है? आभासी शक्ति होता है। और ऐसे हम लोग विद्युत शक्ति के लिए यूनिट क्या लिखते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वाट लिखते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में वाट सेकेंड दिया हुआ है। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है वाट सेकेंड, वाट आवर ये सब किसके लिए यूज़ किया जाता है? आप कहते हैं सर ऊर्जा के लिए यूज़ किया जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में जूल सेकेंड भी है। तो मेरे मित्र प्लांक कांस्टेंट का यही क्या होता है? यूनिट होता है। और इसी के साथ आपका जो NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।